सभी को नमस्कार। एग्जाम वेब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 4 जो हमारा 9 फरवरी को होने वाला है उसके विषय में सिलेबस किस प्रकार का रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री बायोफिजिक्स के अंदर टीचिंग मेथड के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और प्रयास हमारा लगातार यही है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड, जिस प्रकार से अभी आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है, आपने देखा होगा आरएएस का जो पेपर हुआ उसमें काफ़ी गहरे प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो आपको भी जरूरत है कि आपकी जो बोर्ड की बुक है एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड, उनको अच्छे से आप पढ़ें। उन जो पुराने पेपर्स हैं उनको आप बार बार उनका सॉल्यूशन करें, ताकि आप उस परीक्षा का, आपको एक संदेश दिया गया है कि इस आपके भी आने वाली जो ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, उन परीक्षाओं में भी इस प्रकार के डीप सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो अपनी तैयारी है उसको धरातलीय न रखते हुए थोड़ा सा हमें डीप भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है और खूब समय पड़ा हुआ है। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं बायोलॉजी का जो सिलेबस है। इसके साथ साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो सूरत ऑफलाइन केंद्र है टेस्ट सीरीज के, वो सूरतगढ़ है। इसके साथ साथ सीकर में भी है और आपका जयपुर और जोधपुर में संचालित है। तो इनसे आप यहाँ यदि सूरतगढ़ के अलावा भी आप इन जिलों में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी अपनी जो टेस्ट योजना है उससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक निखार सकते हैं और अधिक सुधार कर सकते हैं। तो हम आज देखते हैं इसके अंदर बायोलॉजी का जो सिलेबस है किस प्रकार का रहेगा। वैसे आपको जो शेड्यूल दिया गया है उसमें क्लियर है, सारी चीज़ें मैंने पूरी रूप से लिख रखी है। और आप उस सिलेबस को, चाहे बायो है, चाहे फिजिक्स है, चाहे आपका केमिस्ट्री है, उसके लिए आप अधिक क्योंकि हमने केवल जैसे ये हमारा दे रखा है 11th 12th माइक्रोबायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसी तरह हमने केमिस्ट्री में लिख दिया एस और पी ब्लॉक, उसके वो आप गहनता से देखने के लिए आप हमारा जो सिलेबस की पीडीएफ आपको उस शेड्यूल के साथ में मैंने दे रखी है, उस पार्ट के अंदर मैंने सारे हिंदी में ये जो सिलेबस के सारे टॉपिक है मैंने वहां से उठाए हैं। तो ये विस्तारित टॉपिक है उस टॉपिक से जहां से हम प्रश्न बना रहे हैं। मतलब जैसे माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी में आपको विषाणु है, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और लाइकेन पढ़ना है। ये सारे टॉपिक है, यूकेरियोट और प्रोकैरियोट। अब इसमें ज्यादातर जो प्रश्न है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और लाइकेन, इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट आपको बहुत मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। इनसे संबंधित होने वाले जो रोग है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। इनके जो मुख्य लक्षण हैं, इनकी विशेषताएं हैं, इनमें डीएनए कैसा पाया जा रहा है, आरएनए कैसा पाया जा रहा है, ये जो विशेषताएं इनकी दे रखी है उसको भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा की मैं बात करूं जो आयोजित होने वाली सितंबर माह में जो परीक्षा है, उसके अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट हम देख के चलें तो यहां से लगभग 1 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है। मिनिमम 1 है, अधिकतम 3। 1 से 3 प्रश्न आपके आ सकते हैं। कई बार लाइकेन से पूछा हुआ है प्रश्न, माइकोप्लाज्मा से भी 2-3 बार पूछ चुके हैं, पिछली बार जीवाणु विषाणु से भी पूछा हुआ है प्रश्न। तो लगभग इन तीनों में से मान सकते हैं आपके अधिकतम 3 प्रश्न और मिनिमम 1, 2 और 3 की संभावनाएं रहती हैं। और आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक है बायोलॉजी की, वो इसके लिए सफिशियंट है। प्लस आपके जो नोट्स हैं जिस भी कोचिंग संस्थान के आपने कोचिंग कर रखी है उनके, प्लस हमारी जो बुक है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जितने भी प्रकार के आपके बन रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर विधि व्याख्या आपको दे रखे, उन प्रश्नों को आप कर लेते हो तो इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीनों चारों टॉपिक जो है आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आपको टेस्ट देना है, फिर आपको इसका सोल्यूशन देखना है। आगे हम देखें पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय जीव विज्ञान, मतलब एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर देखें तो यहाँ भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। ये पहला पार्ट हमारा किसके अंतर्गत है, 11वीं 12वीं में है। दूसरा पार्ट आपका किसके अंतर्गत है, ग्रेजुएशन के अंदर है। अब यहाँ से जो प्रश्न है, संभावनाएं प्रश्नों की देखें तो अब की बार भी आपने देखा होगा संस्कृत शिक्षा विभाग में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। अभी भी संभावनाएं हैं कि 2 से 3 प्रश्न आपको, बड़ी यूनिट है और लगभग 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं आपको। अब कहाँ से पूछे जाने हैं, जैसे हम 11वीं 12वीं की बात करें तो यहाँ से पारिस्थितिकी जो पिरामिड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का पिरामिड है, जैव संख्या का है, जैव भार का है, इनके प्रकार कैसे, इनके उदाहरण क्या है, कहाँ से, इनको किस प्रकार से नाम से जाना जाता है, जैसे जैव भार को किस नाम से जानते हैं, जो ऊर्जा का पिरामिड है वो किस प्रकार से है। तो सारे इनके जो मुख्य रूप से उदाहरण यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्पल। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ से वन्य जीव जो संरक्षण है, आगे हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी है, आगे वाले जो ग्रेजुएशन वाले पार्ट में दे रखा है यहाँ भी है कि बायोडाइवर्सिटी का जो संरक्षण है, जैव विविधता संरक्षण, वहां से भी 2 प्रकार के प्रश्न आपने देखा होगा काफी बार एग्जाम में। अब की बार तो नहीं आया, उससे पिछली बार ग्रेड फर्स्ट में, कॉलेज लेक्चरर में, स्कूल लेक्चरर में, एसीएफ में आप पुराने पेपर जब बुक के अंदर देखेंगे तो आपको वहां मिलेंगे कि इन सीटू एक्स सीटू प्रकार का जो उदाहरण मिलता है
कि यहाँ जैव विविधता को जो संरक्षण है स्वस्थानीय है या बहिर्स्थानीय है, उस आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, इन सीटू एक्स सीटू। उनको आपको एग्जाम्पल मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं, कौन सा उदाहरण इन सीटू का है, कौन सा उदाहरण एक्स सीटू का है, तो वहां से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ से संरक्षण के जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, यहाँ से रेड डाटा बुक के नाम से एक प्रश्न आपका आता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि रेड डाटा बुक में किन किन जीवों को शामिल किया गया, कौन कौन से एग्जाम्पल है, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान के विशेष संदर्भ में दिया गया है सिलेबस के अंदर, तो ये चीज आप कहाँ से पढ़ेंगे, इसकी भी पूछ रहे थे कि सर हम पढ़ें कहाँ से, तो इसके लिए आप जो राजस्थान जीके पढ़ते हैं वहां आपको एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है जहां राजस्थान के अभ्यारण्य है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, तो यहां से भी संभावनाएं रहती है कि एग्जामिनर प्रश्न बना ले। लो यहाँ से आप करंट बेस मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे कि कितने अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा किस जिले में है। सिंपली ऊपर ऊपर से प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि करंट बेस प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो दो ही चीज आपकी दे रखी है यहाँ, राजस्थान के राज्य उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य, टोटल इनकी संख्या, कौन सा किस जिले में है और कौन सा अभ्यारण्य या उद्यान किसके लिए फेमस है, ये दो तीन चीजें आपको मुख्य रूप से इसमें ध्यान में रखोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर भी इसकी मैं कोई पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं टेलीग्राम आपको कर दूंगा, तो आप उस देख लें। इसके साथ साथ है पारिस्थितिकी और पर्यावरण जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्य, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ऊर्जा का प्रवाह, जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र के बारे में आपको ध्यान में रखना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, ये दो तीन नाम दे रखे, केवल चार जो नाम दे रखे इनको आपको अच्छे से ध्यान 11वीं 12वीं की बुक में भी दे रखे हैं, इतना आप पढ़ लेते हो तो आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हालांकि ये ग्रेजुएशन के पार्ट में, लेकिन ये सारी चीजें हमें 11वीं 12वीं की जो राजस्थान हिंदी मैं बात करूं कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वहां दे रखा है, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में तो थोड़ा डीप भी नहीं है और चीजें समझ में भी नहीं आ रही, और उसमें पूरा विस्तार से 6 से 7 यूनिटों के रूप में दे रखा है। तो आप 11वीं की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें ये पूरा मैटर आपको दे रखा है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, रेड डाटा बुक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब अम्लीय वर्षा है, हालांकि ये एक एक दो दो लाइन के प्रश्न है, कोई बड़े प्रश्न नहीं है। अब प्रदूषण वाला जो टॉपिक है इसको आपको अच्छे से करना है, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, इससे संबंधित रोग हैं, किस प्रकार के प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ वो एक सारणी जो इंपॉर्टेंट है वो सबको पता है आपको कि कौन सा किस पर डिपेंड है, एक तरह से कमेंसिलिज्म है, या आपको जो 3-4 मैंने बुक के अंदर भी पूरी सारणी बना रखी, उसमें आप मुख्य रूप से डिपेंड जो है माइनस कहाँ आएगा, प्लस कहाँ आएगा, इस प्रकार से पूरा समझा रखा है, तो वो चीज आपको पूरी ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ ये सारे प्रदूषण के अंदर है, ओजोन के बारे में भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ओजोन परत से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से आपको ये सारे जो टॉपिक है वो आपको राजस्थान बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए, प्लस आपके नोट्स, हमारी पुस्तक के जो ऑब्जेक्टिव बुक है उतने प्रश्न है वो सारे निकालने, इससे बाहर आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में आने वाले दोनों यूनिटें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, अच्छे से आप पढ़ें, डिमोलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार यदि नए सिरे से भी आपने तैयारी शुरू की है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको इत्मीनान से आपको तैयारी रखनी है, रेगुलर रखना है। रेगुलर यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। और आप यदि टाइम अभी ये मत सोचें कि समय है, समय नहीं है हमारे पास, हमारा जो शेड्यूल है उसके अनुसार आपको बहुत कम 6 महीने के 1 जून को कंप्लीट होगा शेड्यूल, जिसके अनुसार आप 3 से 4 बार इस पूरे सिलेबस का रिवीजन कर पाएंगे यदि आप हमारी रफ्तार से चलते हैं। और आप यदि खुद की रफ्तार से चलेंगे तो हो सकता है आपको टाइम इससे भी ज़्यादा लगे। तो आपको इस रफ्तार से ही साप्ताहिक जो ये प्लान है, इस साप्ताहिक प्लान के अनुसार अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना है, अच्छे से पेपर देना है। आप यदि नए हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो आप ये समझें इन प्रकार के प्रश्नों को, और ऐसे ना सोचें कि हमारी रैंक नहीं आ रही, रैंक के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। आप केवल प्रश्नों को देखें, प्रश्नों का पैटर्न समझें और उनको बार बार इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करें। तो आगे हम दुलचंद जी आपको बताएंगे केमिस्ट्री विषय के बारे में, उसके बाद हम फिजिक्स के बारे में भी देखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बात अपनी जो है साइंस सेकंड ग्रेड के टेस्ट नंबर 4 के जो टॉपिक्स हैं, टेस्ट में केमिस्ट्री पोर्शन के जो टॉपिक्स कौन कौन से हैं उन पे चर्चा करने की चल रही है। तो अपन बात स्टार्ट करें कि केमिस्ट्री पोर्शन में हमारे इस टेस्ट का टॉपिक है। तो केमिस्ट्री पोर्शन में जो हमारे इस टेस्ट का टॉपिक है वो है एस और पी ब्लॉक, है ना। एस और पी ब्लॉक वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, उसको हम यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एस ब्लॉक आपको पूरा पढ़ना है।
एस ब्लॉक पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। एस ब्लॉक में आपको पता है कि दो ग्रुप आते हैं, एक फर्स्ट ए और एक सेकंड ए, है ना। एक तो क्षार धातुओं वाला एल्कलाई मेटल वाला, और एक क्षार मृदा धातुओं वाला एल्कलाई अर्थ मेटल वाला, दोनों टॉपिक्स आते हैं, दोनों आपको पूरे पढ़ने। इसके साथ साथ में इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इनमें आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, कौन जो है ऑक्साइड बनाता है, कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाता है, कौन सा मोनोऑक्साइड बनाता है, कौन सा सामान्य ऑक्साइड बनाता है, कौन सा जो है पर ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा और इनके जो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है या इनके सल्फेट है, उनकी जल में विलयता या उनके स्थायित्व की, इनके हाइड्राइड के स्थायित्व की, ये सारी बातें आपको यहाँ पे तैयार करनी है। दूसरी बात, यहाँ इनमें एक टॉपिक जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इनका बुनसन ज्वाला परीक्षण, ठीक है। बुनसन ज्वाला परीक्षण ये अपने को ध्यान से पढ़ना है। हमारे से एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि जो है पोटेशियम कैसा रंग देता है, बेरियम कैसा रंग देता है, स्ट्रोंशियम कैसा रंग देता है, तो ये भी अपने को अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। इसके साथ साथ में इनकी जो कंपाउंड है ना, इनके कंपाउंड में जैसे अपने कंपाउंड में एक तो NaOH है, ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। इसके साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP, ये भी अपने को पढ़ना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे एग्जाम में कंफ्यूजन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, सीमेंट, ये भी अपने को यहाँ पे एस ब्लॉक में पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक एक्स ब्लॉक में हमें तैयार करना है। एस ब्लॉक को ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से छोटा सा है, आराम से इजीली तैयार करता है। अगर बात स्टार्ट करें अपन पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीज हमें मेन बात इंपॉर्टेंट रखती है। तो पी ब्लॉक के लिए अगर अपन बात करें, तो पी ब्लॉक में देखिए आप भी हमें क्या पढ़ना है। पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें काफी फैमिलीज है। और फैमिलीज आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी है, बोरॉन है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, हेलोजन्स हैं, सॉरी हेलोजन से पहले ऑक्सीजन है, फिर हेलोजन फैमिली है, और लास्ट में इनर्ट वाला है, वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि शून्य वर्ग जो है हम अलग से पढ़ चुके हैं। अब बोरोन फैमिली में और कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ पे एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे, तो एक्रिया प्रभाव है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, पी ब्लॉक में। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, इस पे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एक तो। दूसरे यहां से अपने को क्या पढ़ना है, इनके जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके अलावा और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, इनके जो कंपाउंड है, जैसे बोरोन का कंपाउंड जो है वो है डाइबोरेन, ये अपने को पढ़ना है, डाइबोरेन पढ़ना है। जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बोरेक्स दे रखा है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन के अंदर हमें जो है मुख्यतः जो कार्बन के एलोट्रॉप्स जो अपरूप होते हैं, है ना, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे जो कार्बन के अपरूप है, एलोट्रॉप्स है, वो आपको यहां नहीं पढ़ने हैं। इन एलोट्रॉप्स को हम यहां इस टेस्ट में नहीं लेंगे, एलोट्रॉप्स को हम टेस्ट में लेंगे जब हमारा टॉपिक होगा नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, एक अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है अधातु और उनके यौगिक, वहां इस अपरूप को लेंगे, यहां आपको अपरूप नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या, जैसे नाइट्रोजन जब आप पढ़ो, तो नाइट्रोजन के आपको यौगिक तो पढ़ने हैं, है ना। नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन ग्रुप में जैसे नाइट्रोजन ग्रुप में कौन कौन से यौगिक है, जैसे एक तो आपके अमोनिया है, एक नाइट्रोजन के निर्माण की विधि है, और फॉस्फिन है, ये हमें पढ़नी है। एक PCl3 है, एक PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये अपने को सब पढ़ने हैं, इनकी रिएक्शंस वगैरह सब पढ़नी है ना। लेकिन नाइट्रोजन ग्रुप में, है ना, और क्या क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप में एक चीज तो है आपके फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। फास्फोरस के जो अपर रूप है, एलोट्रॉप्स हैं, ये भी हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। श्वेत फास्फोरस है ना, और लाल फास्फोरस है, ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। इनको हम कहाँ लेंगे, वही नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स वाले टॉपिक में लेने वाले हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखो, इसके बाद में अगर ऑक्सीजन फैमिली में चले, तो ऑक्सीजन में जो सल्फर है, सल्फर के जो ऑक्सी एसिड्स है, वो आपको यहाँ नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपको यहाँ क्या क्या नहीं पढ़ना है, मैं एक आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखो, एक तो जितने भी ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड जैसे फास्फोरस के आपके सिलेबस में, सल्फर के हैं, क्लोरीन के हैं, मतलब हेलोजन के हैं, ठीक है। क्लोरीन के हैं, ठीक है। हेलोजन के जितने भी आपके ऑक्सी एसिड्स हैं, ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने, ठीक है। इसके अलावा और क्या नहीं पढ़ना आपको, अपरूप नहीं पढ़ना। एलोट्रॉप्स दो दे रखे हैं, अपरूप किस किस के, कार्बन के, फास्फोरस के, सल्फर के, ये अपरूप आपको यहाँ पी ब्लॉक में नहीं पढ़ के आने। इनको हम कहाँ लेंगे, जब हमारा टेस्ट होगा, एक टॉपिक है नॉन मेटल एंड दियर कंपाउंड्स, नॉन मेटल एंड दियर कंपाउंड्स, ठीक है, वहां इनको हम लेने वाले हैं,
ठीक है, ये वहां इनको हम लेने वाले हैं, इसको वहां लेंगे हम, इस पी ब्लॉक में यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा होने से हम एक साथ तैयार करना मुश्किल हो जाता है, और अगर तैयार कर भी लेते हैं तो उसमें स्पष्टली हम क्लियर नहीं हो पाते। तो मैंने इसको क्या किया है कि पी ब्लॉक में आपको बता दिया है कि ऑक्सी एसिड्स आपको छोड़ने, अपरूप छोड़ने, इन सबको मैं कहाँ लूंगा, इन सबको मैं लेने वाला हूं नॉन मेटल न्यूक्लियर कंपाउंड में, जो आपके टेस्ट शेड्यूल में आगे दे रखा है, आगे वाले टेस्ट में होगा, वहां आपको इनको लेना है। ठीक है, और आपको यहां, ठीक है, इसके अलावा आपको मेनली ध्यान किस पे देना है, सबसे मेन जो ध्यान देना है आपको, आप जब पी ब्लॉक पढ़ो तो पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं, है ना, कंपाउंड्स कौन कौन से पी ब्लॉक के, जैसे सबसे पहले आप पढ़ोगे बोरॉन फैमिली, तो वहां पे कंपाउंड आएगा डाइबोरॉन, ये आपको पढ़ना है अच्छी तरह। एक कंपाउंड आएगा बोरेक्स, ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप आएंगे नाइट्रोजन फैमिली में, तो नाइट्रोजन फैमिली में आपको NH3 पढ़ना है, HNO3 पढ़ना है। ठीक है, बाकी सामान्य बातें तो पढ़नी है, नाइट्रोजन के निर्माण की विधि है, ये सब बातें तो अपने को पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आप आएंगे उसमें ऑक्सीजन फैमिली में, तो ऑक्सीजन फैमिली में आपको दे रखी है ओजोन पढ़ना आपको, और हेलोजन में आएंगे तो आपको दे रखी है क्लोरीन, ये आपको पूरे पढ़ने हैं, ये आपके अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ उसमें ये भी पढ़ना आपको, और ओजोन के साथ में यहाँ पे आपको जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी दे रखा है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली में इनके साथ साथ में और क्या क्या है, फॉस्फिन भी है, PH3, ठीक है, PCl3 भी दे रखा है, ये भी पढ़ना अपने को, और PCl5 भी अपने को पढ़ना है। तो ये कंपाउंड हमारे अच्छी तरह आपको यहाँ पे तैयार करने, कंपाउंड आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे, बाकी बच्चे जो पीछे एलोट्रॉप्स वगैरह है वो अपने काम पे तैयार हो जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में तैयार हो जाएंगे नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड में। ठीक है, तो ये अपने को इस प्रकार से पी ब्लॉक को पढ़ना है। ठीक है, तो पी ब्लॉक को 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। इस पार्ट में जो हम लेने वाले हैं उसकी सामान्य विशेषता, उसके साथ साथ में उनके सामान्य प्रॉपर्टीज, ऑक्सीकरण अवस्था वगैरह है, अक्रिय प्रभाव पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, और उनकी जो है उपलब्धता है, कहाँ कहाँ यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा और हम क्या पढ़ेंगे, उनके कंपाउंड्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ये अपना पी ब्लॉक का जो है सिलेबस रहने वाला है, और बाकी जो ये है ऑक्सी एसिड्स है और अपरूप है, ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इन सबको हम कहाँ पे चर्चा करेंगे, नॉन मेटल एंड दियर के कंपाउंड में, उस टॉपिक में उनको हमें तैयार करना है, और वहाँ ही उसके आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी आपको फिजिक्स के जो मैटर है वो बताने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अर्जुन सर को कि वो आए और आपके फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताएं। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों। तो फिजिक्स के टॉपिक में ये है 11th क्लास का सिलेबस है, ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक्स। तो इसमें आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर भौतिक जगत और मापन वाला पार्ट वो है, और काइनेमेटिक्स में गति की, शुद्ध गति की पढ़ेंगे, और एक भी में गति पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। वैसे एक भी में गति है हमारे सिलेबस में, द्विवी में गति नहीं है। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो भौतिक जगत और मापन वाला जो लेसन है उसमें आपको मूल राशियाँ क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, पूरक राशियाँ क्या होती है, तो उसी प्रकार मात्रक भी होंगे। मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक, और इसके अलावा मात्रकों की पद्धतियाँ, CGS पद्धति है, MKS पद्धति है, और इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है कि मात्रक देखकर हम विमा सूत्र बनाते हैं, तो विमीय सूत्र जितनी भौतिक राशियाँ आप संभव हो उतना याद करें। वैसे विमीय सूत्र वाला टॉपिक आपका तब क्लियर होगा जब आपको 11th का जो भी सिलेबस पता है आपको पूरा 2nd ग्रेड में, उसमें जितनी भौतिक राशियाँ आ रही जब वो उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपके ये टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा, रटने से होगा नहीं है विमीय सूत्र और मात्रक वाला टॉपिक। और विमीय समीकरण, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण, और मापन में सटीकता और त्रुटि। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे आपको ये क्वेश्चन जिस हिसाब से आते हैं, क्वेश्चन इस हिसाब से आते हैं कि आपको हो सकता है आसान क्वेश्चन होगा तो इसमें सीधा ही पूछा जाएगा कि बल की विमा सूत्र क्या है, तो 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, वो सबसे आसान तरीका है। या उससे हार्ड ये हो सकता है कि वो आपको 4 ऑप्शन दे दे और बल के आगे विमा सूत्र लिख दे, दाब के आगे विकृति के आगे ऐसे 4 लिख दे, और उसमें से आपको गलत कौन सा है तो वो छांटना पड़े, तो उसके लिए फिर आपकी याददाश्त और ज़्यादा तेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, कोई इक्वेशन दी जाएगी मैथमेटिकल इक्वेशन, कि आपको पूछा जाएगा कि ये समीकरण इनमें से कौन सी गलत है और कौन सी सही है, तो उसमें हम ऐसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होनी चाहिए, उस हिसाब से हम प्रश्न हल कर देते हैं।
इसके अलावा मापन में सटीकता और त्रुटि, तो विशेष तौर से त्रुटि से सवाल आता ही आता है। लगभग 99% ये होता है कि इस चैप्टर में से त्रुटि पे सवाल पूछा जाता है। तो त्रुटि की जो कई त्रुटियों के बारे में होता है, लेकिन आपको पढ़ना है त्रुटि का जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, और गुणा कैसे होता है, और भाग कैसे होता है। भाग और गुणा वाले में आपेक्षिक त्रुटि देखते हैं, और आपेक्षिक त्रुटि को हम 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। तो मतलब इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रतिशत त्रुटि पर पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रुटियों का संयोजन, घटाव, गुणा और भाग कैसे होता है। आगे चलते हैं, ये पहला चैप्टर है, इसमें आपको त्रुटि में ज़्यादा फोकस करना है, और लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड के बराबर होती है, ऐसे क्वेश्चनों पर आपको ज़्यादा गौर करना है। आगे चलते हैं, गतिकी, इसमें हम शुद्ध गतिकी पढ़ेंगे। शुद्ध गतिकी में हम गति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन गति का कारण क्या है उसके बारे में विचार नहीं करते, और इसमें हम पढ़ते क्या है। तो इसमें आपको दूरी पता होनी चाहिए, दूरी क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और फिर जो एक समान चाल है, असमान चाल है, या एक समान वेग है, असमान वेग है, एक समान त्वरित गति है, असमान त्वरित गति है, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इन विभिन्न राशियों का विस्थापन का समय के साथ, वेग का समय के साथ, ग्राफ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा इस चैप्टर में आपको गति की जो समीकरण हैं तीनों, वो आपको याद होनी चाहिए, और उसके ऊपर आप जितने संभव हो न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं। और ज़्यादातर आरपीएस की फोकस रहता है कि जो एक समान त्वरित गति है उस पर गति की समीकरणों का यूज करके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर आपको ज़्यादा गौर करना है एक समान त्वरित गति में। और एक समान वेग के साथ गति, और फिर है सापेक्षिक वेग। आपने अब की बार सेकंड ग्रेड का पेपर दिया हुआ, तो इस पूरे टॉपिक में से सापेक्षिक वेग पर प्रश्न पूछा गया था, तो वो आपने अब तक तो कर लिया होगा। तो सापेक्षिक वेग भी अच्छा टॉपिक है इसमें। तो इस प्रकार ये सिलेबस है जो आपको क्लियर करना है। तो मिलते हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।